सूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश पांडे आज करंट लेके उपस्थित हूँ और ये करंट काफ़ी उपयोगी होगा पीसीएस के लिए जो 11 तारीख को होने वाला है, या बिहार एपीओ है, बिहार जे है, इन सब के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। यह तमाम वनडे टाइप के एग्ज़ाम हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सब तक सभी लोग इसका लाभ ले सकें, सभी तक यह करंट अफेयर पहुंच सके। तो हम लोग बातें करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। लिखते हुए चलेंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में हम बातें करें तो ये कब शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुआ। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस स्वनिधि योजना के तहत क्या उद्देश्य है? तो इस स्वनिधि योजना का उद्देश्य है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ठेला पे काम करने वाले लोग हैं शहरों में, जो रेवड़ी लगाने वाले लोग हैं शहरों में, इन सबको देखा जाए तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक तरह से सूक्ष्म ऋण देने की योजना है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूक्ष्म ऋण देने की योजना है और उसी को नाम दिया गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब इस पे जो ठेला काम करते हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं, भुजा की दुकान लगाते हैं, रेहड़ी वाले हैं, ये सब लोगों को 10,000 रुपया कौन देगी? सरकार देगी, सूक्ष्म ऋण देगी, ताकि वो अपने चाय के स्टॉल को, अपने ठेला को, अपने फल के दुकान को या फिर अन्य इस तरह की जो भी सुविधाएं हैं उसको लगा सकें, उसको लगाने का कार्य कर सकें। इसके लिए यहाँ पर एक योजना शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, और यह योजना 1 जून 2020 को शुरू किया गया और इसमें ये कब तक योजना का कार्यकाल है? ये 2022 तक है। इस योजना का लाभ कब तक मिलेगा? 2022 तक मिलेगा और इसमें 10,000 रुपया कौन कौन दे सकेंगे? ये अनुसूचित बैंक है, वाणिज्यिक बैंक जो भी है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसके बाद सहकारी बैंक है, लघु वित्त बैंक है, इन सब के द्वारा यह ऋण दिया जा सकेगा। और इसका नाम क्या है, इसे इम्पोर्टेंट कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो हमने बातें किया इस योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई। दूसरा क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में ठेला लगाने वाले, फल सब्जी इत्यादि का काम रोड पे करने वाले लोगों के लिए एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा, विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके तहत वर्तमान में 10,000 रुपया ऋण
दिया जा रहा है। 10,000 रुपया ऋण दिया जा रहा है और इसकी वापसी क्या है? 100 रुपया महीना। इसकी वापसी है 100 रुपया महीना तथा इसकी वापसी 100 रुपया महीना है। इसकी वापसी 100 रुपया महीना है। दूसरा सवाल है और ये सवाल है कि इस योजना का कार्यकाल कब तक होगा? 2022 तक। नोट कर लें, स्टार बना के बटन कर लें। इस योजना का कार्यकाल मार्च 2022 तक होगा। मार्च 2022 तक होगा। आगे देखते हैं, अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यहीं पे नोट कर लें। इस योजना की शुरुआत 20 मई 2020 को हुई। 20 मई 2020 ईस्वी को हुई। 20 मई 2020 ईस्वी को हुई। दूसरा पॉइंट है, इस योजना के तहत मछली पकड़ना और मत्स्य पालन करना मुख्य लक्ष्य रखा गया है, जिससे रोजगार तथा आय में वृद्धि किया जा सके। रोजगार और आय में वृद्धि किया जा सके। आगे नोट कर लें, 2021 से लेके 25 के बीच में 2021 से लेके 25 के बीच में 5 वर्ष के दौरान 24-25 है, 5 वर्ष के दौरान सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना को लागू किया जाएगा। केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना को लागू किया जाएगा। अब यहाँ पे हम बातें करें तो प्रधानमंत्री ये जो मत्स्य संपदा योजना है, इससे भोजन भी और पोषण भी और रोजगार, ये सभी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें बेहतर संभावनाएं हैं, इसीलिए सरकार के द्वारा इसके लिए ऋण भी दी जा रही है। 5 वर्ष के अंदर ये पूरे देश के अंदर इस तरह की योजनाओं को संचालित करना है, ताकि लोग मछली उत्पादन, जो एक्वाकल्चर है, फिशरीज कल्चर है, उसमें लोग काफ़ी आत्मनिर्भर बन सकें और काफ़ी एक तरह से रोज़गार उपलब्ध हो सके। इसीलिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, इस योजना को जारी किया गया है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ और दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद थी। लेकिन अब टारगेट किया गया है कि दोनों की संयुक्त राजधानी न होकर आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी है और आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी बनाई गई है। और आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी राजधानी होगी, तो इन राजधानियों का डिवीज़न किया गया है। 3 राजधानियाँ आंध्र प्रदेश की होगी।
3 राजधानियाँ आंध्र प्रदेश की होगी। कौन कौन सी राजधानियाँ आंध्र प्रदेश की होगी, इस पर हम बातें कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। अब इसमें देखें, पहला है विशाखापत्तनम, पहला है विशाखापत्तनम, दूसरा है अमरावती और तीसरा है कर्नूल, तीसरा है कर्नूल। तो ये देखा जाए तो 3 राजधानियाँ बनाई गई है। तो विशाखापत्तनम किसका राजधानी होगा, उसके बाद अमरावती में क्या होगा, कर्नूल में क्या होगा। प्रशासनिक, विधायिक और न्यायिक 3 राजधानियाँ ये, तो इसमें नोट कर लें स्टार बना के। आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं समावेशी विकास विधेयक, समावेशी विकास विधेयक, विकास विधेयक 2020 को 20 जनवरी 2020 को पारित कर दिया गया। 20 जनवरी 2020 को पारित कर दिया गया, 2020 को पारित कर दिया गया। यहीं पर नोट कर लें, यहीं पर नोट कर लें। विशाखापत्तनम को एजुकेटिव कैपिटल, एजुकेटिव कैपिटल, कार्यकारी या प्रशासनिक राजधानी बनाया गया है, कार्यकारी या प्रशासनिक राजधानी बनाया गया है। जबकि अमरावती को विधायी राजधानी बनाया गया है। विधायी का मतलब जो विधानसभा होगा वो अमरावती में होगा। बाय द पूछ दे कि आंध्र प्रदेश का विधानसभा कहाँ पे होगा, अमरावती में होगा। तथा अमरावती को विधायी राजधानी बनाया गया है। लेजिस्लेटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया गया है, विधायी राजधानी बनाया गया है। और कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया गया है, जुडिशियल कैपिटल। यहीं पर नोट कर लें, कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया गया है, कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया गया है। तो ये 3 राजधानियां हैं जिस पर हमने बातें किया। आगे देखते हैं डायलॉग ऑफ रायसीना 2020, अर्थात रायसीना संवाद 2020 क्या है, इस पर हम बातें कर लेते हैं। रायसीना संवाद, संवाद 2020, रायसीना संवाद 2020, यहीं पर नोट कर लें। रायसीना है कहाँ पे? रायसीना दिल्ली में स्थित है। जो राष्ट्रपति भवन है वो एक पहाड़ी पे स्थित है जिसका नाम है रायसीना पहाड़ी, और उसी पहाड़ी राष्ट्रपति भवन में सम्मेलन हुआ जिसे रायसीना संवाद 2020 के नाम से जाना गया। यहीं पर नोट कर लें। रायसीना संवाद भारत का प्रमुख है, भारत का प्रमुख है वार्षिक भू राजनीतिक और
वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है। भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। अभी कब आयोजित किया गया और इसका लक्ष्य क्या था? ये कब से कब तक आयोजित हुआ? नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी 2020 को। यहीं पर नोट कर लें, यह 14 से 16 जनवरी 2020 को स्टार बना के नोट भी करते चलेंगे। 14 से 16 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब इसका मुख्य थीम क्या था, विषय क्या था? और विषय था 21/20 नेविगेटिव द अल्फा सेंचुरी। द अल्फा सेंचुरी। द अल्फा सेंचुरी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, इसका मुख्य विषय था, मुख्य थीम था। यहीं पे नोट कर लें। इस में उद्घाटन भाषण, ओपनिंग स्पीच, ओपनिंग एड्रेस, इसमें उद्घाटन भाषण ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के द्वारा दिया गया। स्कॉट मॉरिसन के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं, और वो है राज्यसभा का 250वां सत्र शुरू हो गया। राज्यसभा ने 250 अपना सत्र पूरा कर लिया। कब इसकी पहली बैठक हुई थी और ये कब इसकी 250वीं बैठक हुई, इस पर हम बातें कर लेते हैं। तो हेड डाल लेते हैं, राज्यसभा का 250वां सत्र। राज्यसभा का 250वां सत्र। राज्यसभा का 250वां सत्र। 6 महीना पे एक सत्र बैठता है। एक को मानसून सत्र कहा जाता है और एक को ग्रीष्मकालीन सत्र कहा जाता है। किसी भी सूरत में एक बैठक और दूसरे बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नोट कर लें, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। दूसरा पॉइंट, 18 नवंबर 2019 को, स्टार बना के नोट कर ले, 18 नवंबर 2019 को राज्यसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। राज्यसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ जो 250वां सत्र था।
250वां सत्र था। आगे है और वो है, अब यहाँ पे मेघालय राज्य में भी उग्रवाद जन्म ले लिया है और मेघालय में जो उग्रवादी संगठन है जिस पर प्रतिबंध अभी हाल ही में लगाया गया है, उस उग्रवादी संगठन का क्या नाम है? उग्रवादी संगठन का क्या नाम है? तो उसका आंसर है और वो है हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। हनी ट्रैप तो बहुत चर्चा में रहा, तो उसी से जुड़ा नाम है हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। इसे गैर कानूनी अभी हाल ही में सरकार ने घोषित कर दिया है। ये किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो मेघालय का है। यहीं पर नोट कर लें, हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को केंद्र सरकार ने 16 नवंबर 2019 को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो सिस्सेरी नदी पुल कहाँ पे बनाया गया है? सिस्सेरी नदी पुल किसको किसको जोड़ेगा, किस नदी पे बनाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिस्सेरी नदी पुल। सिस्सेरी नदी पुल, ये भी नोट कर लें। सिस्सेरी नदी पुल से 15 नवंबर 2019 को इस पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अब यह पुल की लंबाई 200 मीटर है। 200 मीटर इसकी लंबाई है, लेकिन बहुत उपयोगी है। इस पुल की लंबाई 200 मीटर है। सिस्सेरी नदी के तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 200 मीटर है। सिस्सेरी नदी के तट पे स्थित है। आगे नोट कर लें। अब ये किसको किसको जोड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में दियांग घाटी को सियांग से जोड़ेगा। यहीं पर नोट कर लें। यह पुल अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ेगा। सियांग से जोड़ेगा। उसके बाद असम जाने भी इसके लिए आसान हो जाएगा। यहीं पर नोट कर ले। इस पुल के बन जाने से असम को भी जोड़ना आसान होगा। उसके बाद देखें, एक और है कर्नल चेवांग रेनचेन सेतु। एक और पुल है जो चर्चा में रहा है। एक और नदी पुल है जो चर्चा में रहा है, जिसका नाम है
कर्नल चेवांग, कर्नल चेवांग, कर्नल चेवांग रेन चेन सेतु, कर्नल चेवांग रेन चेन सेतु, यहीं पर नोट कर लें। इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया। ये किस नदी के तट पे है? श्योक, सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक नदी। ये श्योक नदी लद्दाख क्षेत्र में है। श्योक नदी लद्दाख में है और ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों को आंतरिक परिगमन का मार्ग उपलब्ध कराएगा। साथ ही साथ है चाइना बॉर्डर तक भारतीय सेना को पहुंचाने में मदद करेगा। इन्हीं पुलों के बन जाने के कारण चाइना बौखला गया। चाइना के बौखलाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम धीरे धीरे बॉर्डर क्षेत्रों में रोड बनाते जा रहे हैं, बॉर्डर क्षेत्रों में पुल बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी आसानी से जो थल सेना है वो चाइना तक पहुंच सकती है। तो चाइना बौखला गया है कि कहीं ये भारतीय लोग घुस के न मारने लगे। आगे नोट कर लें। श्योक नदी पर किया गया है दूसरा पॉइंट, इस पुल की लंबाई 430 मीटर है। इस पुल की लंबाई 430 मीटर है, 30 मीटर है। आगे नोट कर लें। यह पुल लद्दाख के लोगों का जम्मू कश्मीर से संपर्क स्थापित करेगा। जम्मू कश्मीर से संपर्क स्थापित करेगा तथा शेष भारत से भी इन क्षेत्रों का संपर्क स्थापित करवाएगा। शेष भारत से भी संपर्क स्थापित करवाएगा। आगे नोट कर लें। इस पुल के बन जाने से चीन सीमा तक जाना, चीन सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। चीन सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो कर्नल चेवांग लद्दाख के रहने वाले हैं। इन्हें 2 बार परमवीर चक्र से अवार्ड दिया जा चुका है, परमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसी कारण इन्हें लद्दाख का शेर भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इस पुल का नामकरण किया गया है। यहीं पर नोट कर लें। कर्नल चेवांग को लद्दाख का शेर कहा जाता है, लायन ऑफ लद्दाख। कर्नल चेवांग को लद्दाख का शेर कहा जाता है, जिन्हें सेना में वीरता और पराक्रम दिखाने के कारण, सेना में वीरता और पराक्रम दिखाने के कारण 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं। ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019 से 2029 के बीच।
ग्रामीण स्वच्छता रणनीति, ग्रामीण स्वच्छता रणनीति, ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019 से लेके 2029 के बीच। पहले तो यही क्वेश्चन पूछ जाएगा और ये मिल जाएगा आपको कि ग्रामीण स्वच्छता रणनीति का वर्ष है किस दशक तक रखा गया है, तो 2019 से लेके 2029 के बीच। ग्रामीण स्वच्छता रणनीति किसके किसके बीच रखा गया है, तो 2019 से 2029 के बीच रखा गया है। यहीं पर नोट कर लें। यह है भारत सरकार के, यह है भारत सरकार के शक्ति मंत्रालय के, शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा जारी किया गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा जारी किया गया है, स्वच्छता विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जारी किया गया है। यह 10 वर्षीय कार्यक्रम है, यह 10 वर्षीय कार्यक्रम है जिसका प्रमुख उद्देश्य, जिसका प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति है, जिसका प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति है, शौच से मुक्ति है। आगे देखते हैं और वो है, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब लॉन्च किया गया था, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी नोट कर लें, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, यहीं पर नोट कर लें। इस योजना की शुरुआत, इस योजना की शुरुआत मान धन, मान धन, मान धन कर लेंगे, मान धन योजना, मान धन। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से किया गया, रांची से किया गया। जबकि यह योजना पूरे देश में इसके पहले 9 अगस्त से ही प्रभावी कर दिया गया था, 9 अगस्त से प्रभावी कर दिया गया था। आगे देखा जाए तो इस योजना में क्या है, इस योजना में है कि 5 करोड़ छोटे सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात उन्हें 3,000 रुपये का पेंशन देने की योजना है। 3,000 रुपये पेंशन देने की योजना है। कितने वर्षों के बाद? 60 वर्षों के बाद। यहीं पर नोट कर ले, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित
न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। प्रावधान है। आगे है और वो है, अब हम लोग बातें कर लेते हैं कुछ आवश्यक अधिनियम के बारे में। कौन कौन से अधिनियम कब पारित हुआ है, जो इम्पोर्टेंट अधिनियम है उसी को देख लेते हैं। फिर डाल लेते हैं कुछ विधिक परिदृश्य, विधिक परिदृश्य के बारे में बातें कर लेते हैं। विधिक परिदृश्य, विधिक परिदृश्य यहीं पर नोट कर लें। विधिक परिदृश्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यहीं पर नोट कर लें। इस अधिनियम को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की सहमति मिली, और राष्ट्रपति की जब भी सहमति मिल जाती है किसी विधेयक पर तो वह कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, यहीं पर नोट कर लें। इस अधिनियम के तहत झूठे या भ्रामक विज्ञापन देने के लिए, झूठे या भ्रामक विज्ञापन, झूठे या भ्रामक विज्ञापन देने के लिए किसी निर्माता या पृष्ठांकनकर्ता पर, किसी निर्माता या पृष्ठांकनकर्ता पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या 2 वर्ष तक का कारावास आरोपित कर सकता है, 2 वर्ष तक का कारावास आरोपित कर सकता है। यहीं पर नोट कर लें। अब इसके तहत एक आयोग भी बनाया जाएगा जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे होगा। यहीं पर नोट कर लें। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनेगा। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनेगा जो जिला, राज्य और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा। आगे है महामारी रोग अध्यादेश 2020। आगे है महामारी रोग अध्यादेश 2020। महामारी रोग अध्यादेश 2020 यहीं पर नोट कर लें। महामारी रोग अध्यादेश 2020
ये भी नोट कर लें। 22 अप्रैल 2020 को 22 अप्रैल 2020 को इस अधिनियम या अध्यादेश को जारी किया गया। इस अध्यादेश को जारी किया गया। अब इस अध्यादेश का उद्देश्य क्या है? देश भर के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और उनके संपत्ति का संरक्षण करना। जो भी स्वास्थ्य कार्य करता है, डॉक्टर, नर्स, आशा से लेके सब, उनके ऊपर अगर किसी तरह का हमला होता है या उनके संपत्ति को किसी तरह के डैमेज किया जाता है तो उसके लिए कठोरतम प्रावधान किए गए हैं। यहीं पर नोट कर लें। इस अध्यादेश के द्वारा महामारी के दौरान देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों और उनके संपत्ति के संरक्षण का प्रावधान करता है। स्वास्थ्य कर्मियों और उनके स्वास्थ्य के संरक्षण का प्रावधान करता है। आगे नोट कर लें। दूसरा पॉइंट है, इस अध्यादेश के द्वारा हिंसक कार्य करने वालों को, इस अध्यादेश के द्वारा हिंसक कार्य करने वालों को 6 माह से लेके 7 वर्ष तक के कारावास की सजा, 7 वर्ष तक के कारावास की सजा तथा 1 लाख रुपए से लेकर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। 5 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020। कहाँ पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बनेगा, इस पर बातें कर लेते हैं। हेड डाल लेते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020। यही पर नोट कर ले। 25 मार्च 2020 को राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद, राष्ट्रपति के स्वीकृति या मंजूरी के बाद यह विधेयक अधिनियम बना। यह विधेयक अधिनियम बना। आगे नोट कर लें। विश्वविद्यालय में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कुलपति समेत कुल 15 सदस्य होंगे। नियुक्त कुलपति समेत कुल 15 सदस्य होंगे। कुल 15 सदस्य होंगे तथा कुलपति कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष होगा।
कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष होगा। आगे देखा जाए तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? ये विश्वविद्यालय दिल्ली में होगा। और इसमें जो पहले से संस्कृत संस्थान चले आ रहे हैं उन सबको इसमें चेंज कर दिया जाएगा। यहीं पर नोट कर लें। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में विलय कर दिया गया और इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था दादर नगर हवेली दमन दीव अधिनियम 2019। यहीं पे नोट कर ले स्टार बना के। दादरा और नागर हवेली नोट कर लेंगे। दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव अधिनियम 2019। अधिनियम 2019 यहीं पर नोट कर लें। यहीं पर नोट कर ले। इस अधिनियम को 9 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। 19 को पारित किया गया तथा 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को इसे प्रभावी कर दिया गया। आगे नोट कर लें। इस अधिनियम के तहत दोनों केंद्रशासित प्रदेशों को आपस में विलय कर दिया गया। तथा इसकी राजधानी दीव को बना दिया गया। इसकी राजधानी कहाँ होगी? दीव। तथा इसकी राजधानी दीव बनाया गया। दीव गुजरात के पास है। आप देखेंगे काठियावाड़ तट से कुछ दूर पर स्थित है। उसी दीव को राजधानी बनाया गया है। और दूसरा सवाल यहाँ पे हम चर्चा कर लें। दीव से एक लगातार सवाल यूपी कमीशन में बन रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा जगह है या द्वीप है, आइलैंड है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। वहाँ के ऑफिस, कार्यालय, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। तो उसका आंसर है दीव संचालित हो रहे हैं। यहीं पर नोट भी कर लेंगे स्टार बना के। दीव स्टार बना के नोट कर लेंगे। दीव ऐसा द्वीप है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है।
संचालित है। तो यहाँ पे दादर नगर हवेली बन गया और दीव उसकी राजधानी बना दी गई। 2 केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पे आपस में विलय हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में बातें करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।